नमस्कार। फार्मेट चर्चा विद शून्य यादों में आप सभी का स्वागत। हम लोग आज संघ फार्मेसी संघ के इतिहास के बारे में एपिसोड नंबर 4 पे संगठन के बारे में और चर्चाएं करेंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बारे में और चर्चाएं करेंगे। चूँकि इस संगठन के इतिहास जानना आप सभी को आवश्यक है। बहुत संघर्षों भरा संगठन, बहुत संघर्षों भरा इतिहास। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस संगठन के स्वर्गीय राम जागीर पांडे जी के समय के आंदोलनों के बारे में, डॉक्टर जितेंद्र जैन के तमाम सारे आंदोलनों के बारे में हमें एपिसोड नंबर 3 में चर्चा की। और आज देखते हैं उसके आगे के बारे में। 6 जुलाई 2003 ये इस संगठन के लिए बहुत बहुत दुखद दिन रहा, जब इस संगठन के सर्वे सर्वा, इस संगठन के जन्मदाता, इस संगठन के कर्म को आगे बढ़ाने वाले, इस संगठन के नीति निर्धारक स्वर्गीय राम जागीर पांडे जी बाराबंकी से लौट रहे थे अपने परिवार के साथ, बच्ची के साथ और अपनी पत्नी के साथ। बाराबंकी के पास अयोध्या से लौट रहे थे और एक एग्ज़ाम था। उसके रात को हम लोगों की बैठक हुई, बात हुई थी और उन्होंने मुझसे भी कहा था कि सुनील, आप चलना चाहो तो अयोध्या चलते हैं, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस समय नहीं गया था। और सुबह 6 जुलाई 2003 को दोपहर में हम लोग घर में थे, सरोजिनी नगर में मेरी पोस्टिंग थी और मुझे सूचना मिली टेलीफोन पे। उस समय घर में फ़ोन हुआ करता था, लैंडलाइन, और लैंडलाइन पे फ़ोन आया कि भाई स्वर्गीय राम जागीर पांडे जी का एक्सीडेंट हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हाथ से उस समय रिसीवर छूट गया जब ये पता चला कि अब स्वर्गीय पांडे जी इस दुनिया में नहीं है। 6 जुलाई 2003 का वो काला दिन फार्मासिस्टों के लिए फार्मासिस्टों के इतिहास का सबसे खराब दिन, सबसे पीड़ादायक दिन उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों के लिए। मैं इस मंच के अपने फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव के माध्यम से स्वर्गीय पांडे जी को नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनकी नीतियों को याद करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस समय की स्थिति आपको बताऊं कि जब अचानक सूचना मिली मुझे, पूरे फार्मासिस्ट समाज में धीरे धीरे करके सूचना हम लोगों ने दिया इधर उधर, और जैसे ये सूचना मिली कि फार्मासिस्टों के मसीहा स्वर्गीय राम जागीर पांडे जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उस क्षण फार्मासिस्ट साथियों की स्थिति क्या थी उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता था कि फार्मासिस्ट अनाथ हो गया है। प्रत्येक फार्मासिस्ट चिंतित था कि अब क्या होगा, क्योंकि संगठन को कुछ जयचंद शासन प्रशासन की गोद में बैठकर संगठन तोड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए थे। संगठन संकटपूर्ण स्थिति में बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था, लेकिन मन में अगर विश्वास हो, हौसले बुलंद हो तो सफलता मिलती ही है, कभी भी आपको असफलता नहीं मिलती। हम लोग ये सोचते थे कि अब स्वर्गीय पांडे जी नहीं हैं तो अब ये संगठन चलेगा कैसे, क्योंकि स्थिति क्या थी कि शासन प्रशासन डायरेक्टरेट, उसमें हमारे के श्याम जी और मैं उनके साथ आता जाता था, लेकिन हम लोग अपनी व्यक्तिगत कोई पहचान में नहीं, हम लोगों की नहीं थी। हम लोग बस उनके एक साथी के रूप में ऐसे आना जाना होता था और एक सहयोगी के रूप में आना जाना होता था। हालांकि स्वर्गीय पांडे जी ने मुझे अपना प्रवक्ता बना रखा था, लेकिन मैं उतना ही बोलता था जो स्वर्गीय पांडे जी कहते थे। उसके अलावा मैंने प्रवक्ता के रूप में कभी भी अपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे शब्द वही होते थे जो स्वर्गीय पांडे जी कहते थे। तो पांडे जी के प्रवक्ता के रूप में मुझे जो कार्य करने का मौका मिला था, वो उस समय लगा कि स्वर्गीय पांडे जी ने अपने अंतिम दिनों में जो 3-4 साल मुझे प्रवक्ता के रूप में अपना कार्य सौंपा था, उन्होंने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे, तमाम सारे ऐसे कागजात मुझे दिए जिससे ऐसा लगता था। उसके पहले पांडे जी के बारे में एक चीज़ कहा जाता था कि पांडे जी अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देते थे। और पता नहीं उस समय पांडे जी को क्या हुआ था कि वो 2-3 साल जो बीते थे मित्रों, वो 2-3 साल स्वर्गीय राम जागीर पांडे जी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट मुझे दिए। और एक बार मुझसे उन्होंने एक कागज़ मांगा और मुझसे कहा कि सुनील, ये कागज़ लाओ। तो मैंने उनकी अलमारी जब खोलना चाहा तो उन्होंने कहा, क्यों, आपके उसमें फाइल में क्यों नहीं है? तो मैंने कहा, सर वो फाइल घर पे शायद होगी। बोले, नहीं नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। जितने डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं उतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप मुझसे कागज़ नहीं मांगेगा, आपके पास कागज़ होना चाहिए। प्रवक्ता का मतलब ये होता है
कि आप सारे डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में या अपने गाड़ी में रखे रहिए। और आप विश्वास करिए, तब से मेरी गाड़ी की डिक्की में हमेशा जो आवश्यक कागजात होते हैं संगठन के, वो सारे कागजात मेरी डिक्की में हमेशा रहते हैं। तब भी थे जब पांडे जी ने बताया था, आज भी मेरी गाड़ी की डिक्की में आपको लगभग सारे फाइलें मिल जाएंगी। एक मिनी ऑफिस के रूप में हमारी डिक्की हमेशा रहती है। तो ये स्वर्गीय पांडे जी ने जो नीतियां बनाई थी, जो बातें बताई थी, उसी आधार पे हम लगातार ऐसा करते आ रहे हैं। तो चर्चा बदल गई। हम स्वर्गीय रामजोगेर पांडे जी की चर्चा कर रहे थे कि उस समय उनके जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि संगठन चलेगा कैसे। और उस समय क्या हुआ, आप देखिए, नायक जी के लेख में ये चीज़ और आगे है। उन्होंने कहा कि सफलता की चाहत तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचने की लालसा देखते हैं, वे कभी कठिन परिश्रम और लगातार प्रयास करने से नहीं चूकते हैं, ये नायक जी कहते हैं। और वे भी अपने उद्देश्यों और लक्ष्य को पाने में सफल रहते हैं। यह कार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, हमारे युवा महामंत्री डॉक्टर के सचान और उनकी पूरी टीम ने करके दिखाया। पांडे जी की मृत्यु के बाद अगस्त 2003 में डॉक्टर के सचान, कृष्ण कुमार सचान, जो महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए। कुछ साथियों द्वारा उसके बाद मामला न्यायालय में लाया गया। न्यायालय के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इंदिरा नगर ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में नवंबर 2005 में फिर से चुनाव कराया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष, डॉक्टर के जैन महामंत्री के रूप में फिर से विजयी हुए और पूरी टीम ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त किया। और वो टीम अभी हाल के दिनों तक यही कार्य करती रही है। वर्तमान में टीम बदल गई है, लेकिन जब हमने फार्मा ज्योति लिखा था उस समय तक ये टीम काम कर रही थी। अभी आपको याद होगा मित्रों, राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जनवरी 2010 में 2 दिनों की हड़ताल हुई थी। और उस हड़ताल में बहुत बड़ा योगदान एसोसिएशन का रहा और फार्मासिस्टों का रहा है। उसमें स्वास्थ्य सेवाएं लगभग पंगु हो गई थीं। सरकार घुटने टेकने पर मजबूर होकर कर्मचारी मोर्चे के साथ सरकार ने बात की, और उसी आंदोलन का परिणाम था कि राज्य कर्मचारियों को छठे आंदोलन का अधिकतम लाभ मिल रहा था। इस आंदोलन में संघ के कई पदाधिकारियों को या तो निलंबित कर दिया गया था या निलंबन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था। मुझे याद है कि हम लोग किस तरीके से उस समय सरकार के दमन से बचने के लिए और अपनी कार्रवाई भी संचालित करने के लिए घरों से बाहर रह करके और उस पूरे आंदोलन को हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था। हम लोगों की बैठकें होती थीं, जंगल के बीच में बैठकें होती थीं, पेड़ों के बीच में बैठकें होती थी, ऐसे ऐसे घरों में बैठकें होती थीं जहां सरकार की नज़र और एलआईयू की नज़र हम लोगों पर ना पड़े। ऐसे जगहों पे बैठ करके हम लोग निर्णय लेते थे, जिसमें नायक जी का बहुत बड़ा योगदान था। लखनऊ की पूरी टीम, दिलीप जी, सुभाष जी, पूरी टीम लखनऊ की लगी रहती थी। और हमारे जो मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय श्री बीपी मिश्रा जी, उनका निर्देशन, उनकी अध्यक्षता में वो एक सफल आंदोलन हुआ, जिसमें डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। जनवरी 2011 में एक बड़ा आंदोलन हुआ संघ के निर्देश पर, और वो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ था। उसमें भी सरकार ने घुटने टेके थे, मजबूर हुई थी सरकार। और उसमें प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी, संयुक्त निदेशक फार्मेसी की ड्यूटी लिस्ट जारी की गई थी, जबकि ये ड्यूटी लिस्ट बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी और संघ से समझौता हुआ था। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन और डॉक्टर के सचान के नेतृत्व में 3 बार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद फार्मासिस्टों का वेतनमान एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था कि छठे वेतन आयोग में उत्तर फार्मासिस्टों का वेतनमान बहुत कम हो गया था। और उसके बाद जबकि सारे लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि फार्मासिस्टों का वेतन अब तो इतना ही बना रहेगा, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उत्तर प्रदेश में बुलाया और आंदोलन के लिए तैयार किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के हजारों फार्मासिस्टों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के फार्मासिस्टों के साथ इकट्ठा होकर के बड़ा प्रदर्शन किया था, और 3 बार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनी। फास्ट ट्रैक कमेटी के बाद 2 साल के बाद फार्मासिस्टों को अगला वेतनमान दिया गया, जो एसीपी में नहीं लिया काउंट किया जाता है। तो एक बड़ी सफलता उस समय के
लिहाज से देखें। हालाँकि जो फास्ट ट्रैक कमेटी बनी थी, उन्होंने हमारा वेतनमान और अच्छा किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जो लागू नहीं हो पाया और हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उस आंदोलन का परिणाम था, हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्टन उत्तर प्रदेश के आंदोलन का परिणाम था कि हम लोग पूरे भारत के फार्मासिस्टों का वेतन क्रम बदलवाने में सक्षम रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्टों का एक बहुत बड़ा जत्था, उत्तर प्रदेश के संघर्ष का इतिहास आज आपके सामने। एपिसोड नंबर 5। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज हमारे पास संगठन का कार्यालय है, लेकिन जब संगठन की स्थापना हुई थी तो मीटिंग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। रेजिडेंसी जो लखनऊ में है, उसके पेड़ों के नीचे बैठ करके हम लोग मीटिंग किया करते थे। उसके बाद बलरामपुर चिकित्सालय के आईओपीडी में बैठक करके मीटिंग करते रहे। उस समय मैं अनएम्प्लॉयड था, लेकिन ओपीडी की बैठक में मैं भी कभी कभी शिरकत किया करता था और स्वर्गीय रामजोहर पांडे जी की बातों को सुनता था, अपनी बात कहता था। और मुझे याद है कई बार मैंने अपनी बात जोरदारी के साथ रखा और कभी कभी विरोध के शब्द भी मैंने बोले और रामजोहर पांडे जी ने उसको बहुत कायदे से समझाया और हर चीज़ को समझाने के बाद उसको उन्होंने हमारी क्वेरीज को शांत करने का प्रयास किया। उसके बाद लखनऊ में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी, जो गोंडा से विधायक थे, उन्होंने 3 अप्रैल 1997 में लखनऊ में एक संघ भवन उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन को दिया। बाद में वो तोड़ दिया गया था और वो संगठन भवन बाद में हम लोगों को एक संगठन भवन बलरामपुर में दूसरा मिला। आज वो भी बदल करके एक तीसरी जगह पे संघ भवन का हमें कमरा मिला हुआ है। लेकिन साथियों का ये कर्तव्य है कि संघ भवन की यथास्थिति इसी तरीके से बनी रहे। मैं इस एपिसोड में संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकारी सदस्यों, अन्य साथियों जिन्होंने अपनी सेवा काल में भले ही कोई पद प्राप्त न किया हो, लेकिन संघ के संकट की घड़ी में स्तंभ के रूप में कुर्बानी देकर संगठन रूपी वटवृक्ष की रक्षा करते रहे, उन लोगों की निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जैसे संगठन में डॉक्टर आर.के. सिंह जी, जो काउंसिल के अध्यक्ष हमारे पहले रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर शेषनाथ तिवारी जी, जो हमारे पूर्वांचल के कर्मचारियों के मसीहा माने जाते थे। ऐसे कर्मचारियों का योगदान कभी भी संगठन भूल नहीं सकता। इस तरीके के तमाम सारे साथी जिनका नाम लेना अभी इस एपिसोड में नहीं हो पा रहा है, मैं अगले एपिसोड में मैं एक एक करके अपने जुझारू साथियों के नाम लेते हुए उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं विभिन्न जनपदों के जुझारू साथियों को नमन करना चाहता हूं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही इस एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं आपको अगले एपिसोड में कुछ और साथियों के बारे में, कुछ और संघर्षों के बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा कि कैसे फार्मेसी उत्तर प्रदेश में डेवलप हुई धीरे धीरे करके। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का क्या इतिहास रहा है, इस पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा। नमस्कार।